लॉजिकल तरीका होता है या सबसे जालिम सब्जेक्ट अगर है तो वो आपके फिजिक्स। एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में ही थे। घर में प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे तो टीचिंग करना पड़ रहा था। सच बताऊँ तो सर मेरे दोस्त नहीं इसलिए मेरा टाइम बहुत बचता था। हाँ, जाऊँगा और ये मेडल उनको पहनाऊँगा जो मेरे जेब में अरे है। मैंने एक कसम भी खाई थी पिताजी के मरने के बाद कि जब तक मेरा सरकारी नौकरी में जॉब नहीं लगे मैं गाँव नहीं जाऊँगा। हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में रिवांशु हैं जो कि नेवी 02 2026 में सिलेक्टेड हैं एसएसआर में। तो आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार कर सकते हो और ओवरऑल आप सम्मान समारोह में आओगे। तो फिलहाल मैं इनसे बस इतना जानना चाहूँगा कि आपने कितने मार्क्स हैंडल किए, और दूसरी बात ये है कि जो जिन सब्जेक्ट में आपको कठिनाई हुई या आपका कहाँ पर ऐसा पॉइंट रहा जहाँ पर आपने महसूस किया कि नहीं यार ये मेरा बहुत स्ट्रगलिंग जोन है, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, चाहे वो आप हो या आपकी तैयारी के दौरान हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में ज़रा बताएँ। पहले तो आप अपने बारे में बताइए बच्चों को। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ रिवांशु फ्रॉम पवारी कला मिर्ज़ापुर। हुँ। अ, सर आगे बात हो इससे पहले मैं सर को एक चिट्ठी देना चाहता हूँ। सर जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान लिखी थी। वैसे इस चिट्ठी में है क्या? सर जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे, जब पहला बैच नेवी का स्टार्ट हुआ था, तो उस हुँ, समय बाकी सारे बच्चे पैनिक कर रहे थे सर, टाइम कम है, जल्दी पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, जल्दी पढ़ाइए। तो हुँ। समझ नहीं आ रहा है, तो सर आपने उस समय कहा था कि सब बच्चे सुनो, आप पेज निकालो, उसमें लिखो कि मैं सर आपसे वादा करता हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ूँगा और सेलेक्ट होने के बाद आपको ये चिट्ठी दूँगा, ये लिख जी। लें। तो बच्चों वैसे आपको मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, बाद में आपको दिखा दूँगा। इसमें लिखा है कि डियर विशाल सर, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ूँगा और इस बार नेवी एसएसआर 2025 का एग्ज़ाम ज़रूर निकालूँगा और फिर आपसे मिलकर ये चिट्ठी आपको दूँगा। लव यू सर, तो भाई लव यू टू, और थैंक बहुत-बहुत यू सर। धन्यवाद कि आपने इस छोटी-सी बात को अपनी प्रेरणा को बनाया और आपने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो अब थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी को किया और कहाँ-कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई हैं? सर बेसिकली मैंने सारी तैयारी सिर्फ़ आरडब्ल्यू से की क्योंकि सर आप, विशाल सर, धर्मेंद्र सर और अनुज सर हुँ, मतलब इन ये इतना अच्छा पढ़ाते थे ना कि बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गई थी कि मैं किसी और यूट्यूब चैनल या फिर उसमें मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हुँ। मैं 3-4 बार बैच लिया हूँ तो सिर्फ़ आरडब्ल्यू का ही लिया हूँ। 3-4 बैच आपने 3-4 बार बैच लिया, यस सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता था। मैं जबकि पहले ही बैच में पूरा नोट्स सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। मैं फिर हुँ, भी लेता था कि ताकि मेरी पढ़ाई ब्रेक ना हो, आपके साथ कंटिन्यू पढूँ क्योंकि सर मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है कि वो हुँ। नोट्स तो बना लेते हैं बट डाउट ये रहता है कि कौन-सा चैप्टर पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करें? इससे पूरा मैश हो जाता है उनका, वो तैयारी और खराब कर देते हैं वो। अच्छा, क्या स्कोर है आपका? सर मेरा 56 है एसएसआर में, नेवी एसएसआर। ओके, तो सब्जेक्ट कौन-सा तुम्हारा ऐसा रहा है जो सबसे मतलब बेहतरीन रहा है और जो ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर आपको दिक्कतें आई? सर मेरा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट तो फिज़िक्स ही था। अच्छा, अच्छा। और इंग्लिश भी है और मैथ बेहतरीन ही था बट मैथ के क्वेश्चन सर मतलब 11th-12th वैसे के क्वेश्चन 5 वैसे सेकंड में आप तो नहीं मेरे सॉल्व साथ होते। बैठे हो, मेरी मेरी तारीफ़ ही करना। नहीं, वो बात नहीं, मैथ पसंद था क्योंकि सर मैथ मुझे आती भी थी। जी। बट सर मैथ में ये था कि आप हर क्वेश्चन एकदम 5-10 सेकंड में नहीं कर सकते क्योंकि 11th-12th हुँ, की हार्ड मैथ होती है। हुँ, तो सर जैसे कैलकुलस पार्ट मुझे टफ लगती थी सच बताऊँ तो, हुँ, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं इसमें क्या करता था कि कैलकुलस में लिमिट, हुँ, डिफरेंशिएशन, ये जो ईज़ी चैप्टर होते थे हुँ, जो जिसमें से 5, 6, 7 नंबर मिल जाता था हुँ। और जो टफ जैसे इंटीग्रेशन टफ जो होती थी उसको मैं थोड़ा साइड मतलब बेसिक से मैं कर लेता था। हाँ, बाकी जो हार्ड वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ देता था सच बताऊँ तो। अच्छा। और बाकी मैथ तो सच बताऊँ तो आप ही से मेरी अच्छी हुई क्योंकि 11th और 12th में मैं कभी कोचिंग नहीं गया। हुँ, सिर्फ़ इसलिए मेरी का ज़्यादा अच्छी मैथ थी नहीं, बट आप जब पढ़ाने लगे वो कॉन्सेप्ट, वो एनकाउंटर सीरीज़ बहुत काम करती है, सच बताऊँ तो। मतलब मतलब कैसे? अगर कोई बच्चा ना पढ़े, हाँ, अगर एनकाउंटर सीरीज़ सब करके चला जाए, तो मुझे लगता है कि 7-8 नंबर आराम से ईज़ी पा सकता है। नहीं यार ये तो झूठ मानते हैं ये वैसे। झूठ नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर सीरीज़ में सर डायरेक्ट एक्ट बताते हैं कि मतलब 1-2 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को बस थोड़ा याद कर लेना एनकाउंटर सीरीज़। क्योंकि अच्छा, नहीं तो मतलब ऐसा हुआ है कभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो आप थ्रू आउट एनकाउंटर मेथड सर से कर सकते हो? मैंने नेवी एसएसआर में सारे क्वेश्चन सिर्फ़ एनकाउंटर वाले ही टैकल किए। कितने क्वेश्चन आपने किए थे? सर मैंने 25
5 क्वेश्चन में 8 to 9 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही किए थे। बाकी सर मुझे डाउट है वो ओके। सही भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, सच बताऊँ तो। चलिए, और बाकी फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर फिजिक्स तो मेरी वैसे सबसे फिजिक्स तो फेवरेट है। यार, वैसे नहीं, आपने कहा कि मेरी फेवरेट है, लेकिन हुँ। मैं शायद, मेरे हिसाब से ये मिथ है या सच्चाई है, मैं कुछ बता नहीं सकता कि फिजिक्स चाहे वो आपके एयरफोर्स में हो या आपके नेवी में है या आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में है, तो फिजिक्स कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब करती है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल तरीका होता है, या सबसे जालिम सब्जेक्ट अगर है तो वो आपके फिजिक्स है। सर तो एक किस बात तरीके से देखा? करेक्ट करूँ तो हम्म। एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में ही थे। कितने मार्क्स थे? मेरे 14.5 नंबर थे नॉर्मलाइजेशन के। अच्छा, और मैथ्स में क्या था? सर मैं मतलब मैथ्स में थी मतलब 14 के अराउंड थे, बट हम्म। मतलब एक टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूँ मैथ और फिजिक्स के, जैसे मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि पासिंग आउट नंबर, हम्म। तो उस हिसाब से मेरे नंबर 14.5 थे, जो धर्मेंद्र सर भी कहते हैं बहुत ज़्यादा है नंबर। ओके। और इंग्लिश में तो मेरे 17 नंबर थे, पर नॉर्मलाइजेशन होके 18.5 हो गए थे। तो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, मतलब जैसा होता है कि इंग्लिश थोड़ी सी इजी आती है ना? सर इंग्लिश ईज़ी आती है सर, इंग्लिश जल्दी हाँ। भूलती भी नहीं है। अनुज सर पढ़ाते भी अच्छा है, हम्म। और जो वोकैब कराते हैं 6 बजे वो तो बेस्ट है भाई। वो ओके। जो ट्रिक से बताते हैं वो कोई कर ले ना, हम्म। उनकी सारी वोकैब कर ले बस वही फँसता ही है। और फिर जो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो सब कुछ करा रहे हैं ना, बेस्ट है। मतलब उसी से क्वेश्चन फँसते हैं सर, बाहर कुछ नहीं फँसते। अच्छा। बस बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं सारी क्लास, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, रिवीजन नहीं करते तो और प्रैक्टिस नहीं ये करते। मॉक टेस्ट या रिवीजन करना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसा मैं क्यों? ये तो मानते ही नहीं है। जैसे मान लो मैं कभी कहता हूँ इनसे कि यार मॉक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि उससे ना हमारा 2-3 चीज़ें बन जाती हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट बनता है, दूसरा ये बनता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये मानते नहीं। वैसे मैं अगर हर बारी बोलूँ, खासकर तुमने भी सुना होगा जब मैंने आपको आपके बैच में पढ़ाया था, तब भी यही हाल यस था। टीचर टीचर जो कहते हैं सब सही कहते हैं। आज मेरी बात सुन लो, अगर मान नहीं तो मान लो। क्योंकि सर फर्स्ट बार जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, तो सर मैंने यही सेम गलती की थी। मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था, ना ही मॉक टेस्ट, ना ही रिवीजन, ना ही प्रैक्टिस, कुछ नहीं किया था। इसलिए सर मेरा उस बार हुआ ही नहीं था सिलेक्शन। अच्छा। फिर बाद में फिर मैंने अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ी। मतलब फाइनेंस आप टीचिंग भी करते थे? यस सर। ये आपने मतलब बताया नहीं अभी, थोड़ा बताइए जरा टीचिंग के बारे में। क्या, हाँ, सर कैसे, किस एक्चुअली क्लास क्या के? हुआ सर कि 1.5 साल पहले, दीपावली के दिन पिछले 1.5 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर होते एक्सीडेंट में। तो सर घर में प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे, तो टीचिंग करना पड़ रहा था। अच्छा। फिर मुझे सर सच बताऊं तो एयरफोर्स के बारे में पता भी नहीं था। ओके। उससे मतलब मैं अपने 4-5 अटेम्प्ट ऐसे ही खराब कर दिया। घर में आप अकेले हैं या और आपके भाई बहन हैं? मेरा बड़ा भाई है, वो क्या करते हैं? वो RW से ही 2 बार आर्मी निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली 0.1 मिलीमीटर से उसको हाइट में छांट दिया गया। अच्छा। तो तो जैसे आपने, मतलब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा यार, जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो सुबह से लेके शाम तक आपको रखते हैं, और जहाँ तक अगर देखा जाए तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो ओवरऑल टाइम होता है ना, वो वहाँ से पूरा यूटिलाइज कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, 1-2 महीने मैंने भी पढ़ाया है कोरोना के टाइम पे, यस यस जब कोविड आया था उस टाइम। तो मतलब कैसे, किस तरीके से आपने हैंडल किया सर, इसको? टीचिंग सच में बहुत हेक्टिक है। एक ट्रैप है सर, रैट ट्रैप है। उसमें एक बार फंस जाता है चूहा तो वापस नहीं निकल पाता। अच्छा। सर नहीं, इवन ये स्कूल की बात कर रहे हो ना? स्कूल की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सर स्कूल में क्या होता है कि जब आप ज्वाइन हो जाओगे, तो एक तो आपके पास 12th की डिग्री रहेगी, तो आपको 4000 3000 में ज्वाइन कराते हैं। ओके। उसके बाद सुबह से 7 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका टाइम कंज्यूम कराएंगे छुट्टी होने के बाद, जबकि छुट्टी 2 बजे ही हो जाएगी। उसमें अच्छा। आपको कॉपी बनवाएंगे, फाइल बनवाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स को फ़ोन लगा के फीस के लिए कहो, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। आते ही सिर्फ लगता है कि सिर्फ लेट के आराम तो करो। फिर कैसे किया आपने जब सर इतना टाइम कंज्यूम हो रहा था? सर सिर्फ मैं आके यहाँ के पढ़ के सिर्फ नोट्स बनाता था, इसलिए कि सर नोट्स बनी रहेगी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन रहेगा, अगर इस बार नहीं हुआ तो। ये सोच के मैं नहीं, जैसे आपकी इतनी क्लासेस चलती होंगी लगभग, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 क्लासेस चलती होंगी, यस और आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप कंप्लीटली सर। स्कूल में एंगेज हैं, और उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत स्कूल से आओगे पढ़ने स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे हाँ हिसाब से आपके पास में ओवरऑल रात का ही टाइम मिलता होगा। सच बताऊँ तो सर हाँ। मेरे दोस्त नहीं, इसलिए मेरा टाइम बहुत बचता था। क्लासेस के मैंने दोस्त कभी नहीं बनाए। नहीं यार, वैसे दोस्त तो देखा जाए तो रियल लाइफ में तो यार बहुत सर दोस्त जरूरी बहुत है। अच्छे हैं, बट हाँ। सर शहर के दोस्त क्या होते हैं कि आपके पास पैसे रहते हैं तभी एंगेज का होते हैं आपसे, अदरवाइज अच्छा। आपसे दूर रहते हैं। बाकी मेरे ग्राउंड के दोस्त कुंदन भैया हो गए और तनय हो गया,
क्या कहना राघवन चाहेंगे इनके बारे में? ये लोग सर बहुत बेस्ट है सर। ये लोग मेरी परिस्थिति में इतनी हेल्प किए, मुझे दौड़ना नहीं आता था। हाँ, ये लोग कभी मेरा मज़ाक नहीं उड़ाए, हमेशा हेल्प की, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो लग तो मतलब आपने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि जितने भी शहर वाले दोस्त हैं उनसे थोड़ी दूरियां बना के जो रखो। आपकी परिस्थिति समझ रहा है, आपके रियल लाइफ से जुड़ा है, हम्म, तो वो बेस्ट दोस्त है आपका। अदरवाइज़ अगर आपके दिखावे से जुड़ा है, पैसे से जुड़ा है, तो फिर वो बेकार दोस्त है। बाद में अच्छा। आपका तो साथ जब छोड़ आपने देगा। स्कूल छोड़ा, हुँ। तो यार अब जैसे अभी आपने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो जब आपने स्कूल छोड़ा तो फिर किस तरीके से उसको कंप्लीट किया? किस सर क्योंकि दोस्तों ने मदद करी होगी या तो आपने पारिवारिक आपके ही परिवार के लोग होंगे जो मदद की होगी। किस तरीके से आपने देखा सब उसको? परिवार तो नहीं, बट मेरे मामा जी हैं, क्या नाम है उनका? प्रीतम मामा, प्रीतम सिंह। जी। सर वो तो थैंक यू बोलना चाहोगे उनको पहले? मैं थैंक यू बोलता हूँ इस ओके। पॉडकास्ट से। सर उनका बहुत योगदान है। सर वो पहले भी जब मैं टीचिंग करता था, फिर भी हुँ, वो 4-5 हज़ार एक अमाउंट हुँ। हर महीने 1 तारीख को भेज देते। आज भी भेज रहे हैं सर। मामा वैसे करते क्या हैं? वो मैनेजर है इसमें डी कोई मार्ट में। ओके। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका यार। सर मैक्सिमम मैंने सब बच्चों को सुना है कि सबके मामा कंस होते हैं, बट मेरे मामा कृष्ण हैं। वो अभिमन्यु की तरह, अच्छा, मतलब हम लोग का बहुत पालन-पोषण किए। मतलब ओके। बहुत, अगर हम, एक तो हम लोग के अंदर आदत थी कि हम लोग माँगते नहीं थे कि ये कमी है माँगो, जो वो दे दिए वो, नहीं तो वो और मदद कर सकते थे। बट हुँ। हम लोग चाहते नहीं थे कि उनको लगे कि ज़्यादा मदद माँग रहे हैं, ज़्यादा तो जब डिपेंडेंट हो आपका रहे हैं। सिलेक्शन हुआ और जब आप अभी बताया तो होगा ही आपने कि मैं सम्मान समारोह में जा रहा हूँ नोएडा, तो उनको भी बताया होगा मामा जी को भी कि नहीं बताया अभी? सरप्राइज़ देना है मुझे। अच्छा अभी तक उनको ये अभी पता ये नहीं है कि नोएडा ही में रहते हैं वो, नोएडा ही में ग्रेटर रहते हैं? नोएडा में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे रहते हैं वो? ये सर क्या, तो तो मुझे मतलब अभी बिल्डिंग का आप नेम नहीं। जाओगे वहाँ पे? हाँ, जाऊँगा और ये मेडल उनको पहनाऊँगा जो मेरे जेब में अरे है। क्या बात है भाई! यार सर ये पहनो यार, इसको तो तुमने रख लिया है इसमें। सर उनका बहुत योगदान है इसीलिए। बाकी ये मेडल उन्हीं की वज़ह से है। सर जी। अगर वो नहीं होते तो मैं यही जॉब करता टीचिंग की, अरे वाह! और तो बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद मामा जी आपको। जैसे उन्होंने बता दिया कि कंस होते हैं लेकिन श्री कृष्ण के रूप में आप आए और इसकी लाइफ में और आपने सर उद्धार किया। तो क्या है कि मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या होता हुँ, था कि जब मैं अगर फेज़ 2 में या फिर किसी में फ़ेल हो जाता था और मम्मी से कहता था तैयारी के दौरान, हुँ, मम्मी नहीं होगा तो तो मम्मी कहती थी नहीं होगा तो नहीं होगा, प्राइवेट नौकरी करना ओके। और पूरी ज़िंदगी बची है। अभी जितने अटेम्प्ट है उसे कंज़्यूम करो। बाकी जो रिश्तेदार लोग थे वो कहते थे कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं, दूसरी कोई इनका तो ऐसा ही रहता है मतलब जो रिश्तेदार हैं पड़ोस के लोग हैं उनका तो हमेशा वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहता है कि यार आपको किस तरीके से डिमोटिवेट किया जाए। तो वो तो आप उनसे यही कह सकते हो कि भई आपने ये बोला, मैंने करके दिखा दिया और आप थोड़ा-सा मुझसे मोटिवेट हो जाओ और आप अपने बच्चों के बारे में ये बात करो। सर है ना? मैंने एक कसम भी खाई थी पिताजी के मरने के बाद हाँ, कि जब तक मेरा सरकारी नौकरी में जॉब नहीं लगे मैं गाँव नहीं जाऊँगा। मैं 1.5 साल से गाँव नहीं गया हूँ। गाँव वाले सब सोचते हैं कि मैं दिल्ली में कमा रहा हूँ। और रह कहाँ रहे हैं आप? प्रयागराज में। प्रयागराज में रह रहे हैं वहीं और पे। गाँव आपका मिर्ज़ापुर में है। हाँ। अरे वाह! तो अभी जो है शायद अभी आप मिले थे तो आपने ये भी बताया था कि एयर फोर्स में भी आपका रिटन क्वालीफाई है। हाँ, इस बार रिटन क्वालीफाई है बट लेकिन नहीं जाऊँगा। फेज़ 2 कब है उसका? सर ये जॉइनिंग के 1 दिन बाद है तो फिर नहीं जाना चाहता। अब जॉइनिंग है तो नेवी। जॉइनिंग कब की है? सर 21 जुलाई। इसी में? नेवी की जुलाई। 21 जुलाई है ना? 21 जुलाई है सर। तो मतलब 19 को ही जाना है तो। चलिए आपने ये बहुत अच्छा किया किसी दूसरे के लिए वो एक वैकेंसी जो है वो छोड़ दी आपने। तो ठीक किया, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं यार हालाँकि इसमें आपकी भी थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ ये हैं कि मजबूरी भी मान सकते हो इसको कि वो बाद में डेट है, अगर ये पहले होते तो आप पक्का जाते, है हाँ, ना? ये क्योंकि सर मेरा हाँ, ड्रीम ही था एयर फ़ोर्स में जाना। वो तो धर्मेंद्र सर कह दिए थे कि नेवी का भी दे दो, अग्निवीर का दे दो, क्लर्क का भी मेरा निकल गया था। अच्छा, तो चलिए तो सब मतलब धर्मेंद्र सर की वज़ह से मैं दे दिया और हो भी गया इसमें। चलिए बहुत अच्छा लगा यार और आप बढ़िया से जाओ और बस मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी कि सर। जो नेवी में सेलेक्टेड हैं या जो नेवी में जाएँगे जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे हालाँकि डिफेंस कोर पे किसी भी सेगमेंट में जब आप जाते हो तो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा अगर आप पूरी जर्नी की बात करें अगर हम आप पोस्टिंग भी कर लेते हैं, हमारी पूरी जर्नी जो चलती है, उसमें जो सबसे यादगार पल होता है ना वो ट्रेनिंग ही होता है। यस सर। तो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा तो ट्रेनिंग पे आएगा, सबसे ज़्यादा अगर आपको लगेगा यार कहाँ आके फँस गए हैं, तो वहीं एहसास होगा। लेकिन उस चीज़ को जब आप देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार, नहीं हम सही जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जो हुँ, भी तैयारी कर रहे हैं हुँ, डिफेंस की,
जो सर कहते हैं बात मान लो भाई, नहीं तो 1-2 नंबर से जब रह जाओगे तो बहुत पछतावा होगा। जो सर कहते हैं रिवीजन करो, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत ज़रूरी है। मतलब जो सेलेक्ट होते हैं ये 4 काम करते हैं, अदरवाइज़ वो झूठ बोल रहे हैं फिर नहीं सेलेक्ट। अच्छा। मतलब ये भाई मैं साहब देख लो आप लोग, भाई वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ लेकिन आप मानते नहीं हो, लेकिन आज ये सिलेक्टेड लोग जो हैं जब ये बोलते हैं तो ज़रूर उसकी बात का इम्पैक्ट पड़ता है। तो सुधर जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो, रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पे बहुत अच्छा खासा आपको ध्यान देना है। और सबसे पहला काम है आपको सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, किसी भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा यार, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपको, जय आपके हिंद सर। परिवार की। नमस्ते।